आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय और हमारे चैप्टर का नाम है कारक। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई एक ही बार अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा कि कारक कहते किसको है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, कारक हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और कारक की परिभाषा क्या होती है पहले ये समझिए। पहले मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं कि कारक कहते किसको है। मेरे भाई ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास कारक दिख रहा है ना, इसी कारक को मेरे भाई हम लोग कहते हैं विभक्ति भी कहते हैं। याद रहेगा मेरे भाई, इस कारक को हम लोग क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। ठीक है, इसी विभक्ति को मेरे भाई, इसी कारक को भी हम परिसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर्ग भी कहते हैं। तो ये बात मेरे भाई ध्यान रखना हमेशा के लिए, इस कारक को विभक्ति कहते हैं, इस कारक को परिसर्ग भी कहते हैं। इस कारक को हम लोग दो और नामों से जानते हैं, इसलिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे भाई कि कारक को हम कौन कौन से नाम से जानते हैं। ठीक है यकीन मानना मेरे भाई, जब ये क्लास पूरी खत्म होगी उसके बाद देखना कि आपको इस क्लास से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आपके सामने आ रही हो, उसके सभी क्वेश्चंस आप मेरे भाई कर पाओगे, यकीन मानना। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले मेरे भाई हम सीखेंगे कि कारक की परिभाषा क्या होती है। तो कारक की परिभाषा क्या होती है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। मतलब मेरे भाई संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध है ये दोनों किससे जुड़ेगी, क्रिया से जुड़ेगी। अब इस बात की पुष्टि मेरे भाई हम इस उदाहरण से करने वाले हैं। सिर्फ एकमात्र उदाहरण से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कारक कहते किसको है। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले मेरे भाई देखिए, हमने आपके सामने एक उदाहरण लेके रखा हुआ, जैसे श्री राम जी ने बाण से रावण को मारा। आपके सामने एक वाक्य दिख रहा है कि श्री राम जी ने बाण से रावण को मारा। हम यहाँ पे एक एक शब्द की, सभी वाक्यों को लिखेंगे, एक एक शब्द को लिखेंगे कि कौन सा शब्द हमें क्या प्रदर्शित करता है। जैसे जो हमारे श्री राम जी हैं, ठीक है, ये कौन है, तो ये मेरे भाई एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्री राम जी हमारे क्या होंगे, एक संज्ञा होंगे, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी सिर्फ एक ही थे। ठीक है, बाण से, तो जो हमारा बाण है ना, ये बाण हमारा क्या कहलाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। इस दुनिया में बाण के अलावा और भी कई सारे बाण हो सकते हैं, यानी ये बाण हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये बाण भी हमारा क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को मेरे भाई, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मेरी हर एक लैंग्वेज पे ध्यान देना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं मेरे भाई ये कारक की परिभाषा क्या होती है, यानी वास्तव में कारक का क्या रोल होता है किसी भी वाक्य के अंदर। अब ये मेरे भाई एक रावण है, ठीक है, तो रावण हमारा एक ही था। ठीक है, रावण हमारा एक ही था, इसलिए रावण भी हमारा क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो दुनिया में एक हो। ठीक है, और ये मारा यानी मारना, मारना शब्द किसको प्रदर्शित कर रहा है मेरे भाई, ये क्रिया को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है मेरे भाई, क्रिया को दर्शा रहा है। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई कि मैंने आपको ऊपर वाले शब्दों में क्या लिखा हूं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। क्रिया से जोड़ने का मतलब है मेरे भाई कि यदि मैं मारा को हटा दूं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होगा। जैसे श्री राम जी ने बाण से रावण को, कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। बाण से रावण को कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। रावण को कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। यानी अगर मैं मारा हटा दूंगा ना इस वाक्य में से, तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि वे चीज जो, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। यानी कौन कौन से वे शब्द हैं मेरे भाई, जैसे यहाँ पे हो गया ने, यहाँ पे हो गया से, और यहाँ पे हो गया मेरे भाई को। एक बार मेरे भाई इन तीनों को हटा के एक बार लिख के दिखाता हूं, तब आपको मेरे भाई पूरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं वास्तव में इसका मतलब क्या था। जैसे मैं इसी वाक्य को लिखता हूं, श्री राम, श्री राम जी। ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं मेरे भाई बाण, और यहां पे लिख देता हूं रावण, और यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई मारा। आप मेरे भाई इसको एक बार पढ़ के तो देखो, आप एक बार पढ़ के तो देखो मेरे भाई ये क्या हो रहा है, श्री राम जी बाण रावण मारा। इसका कोई अर्थ निकल रहा है, भैया बोलोगे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी इस वाक्य में लग रहा है कि कोई जान ही नहीं है, इसकी जान ही कोई चुरा लिया हो। तो इसी जान को भरने के लिए मेरे भाई हम कारक विभक्ति का उपयोग करते हैं। यानी हम कारक विभक्ति का उपयोग करते हैं, जिसमें यदि मैं इसमें कारक विभक्ति लगा दूं, जैसे श्री राम जी ने, ठीक है, बाण से रावण को मारा, तो मेरे भाई यदि हम इसमें कारक विभक्ति लगा देते हैं तो ये वाक्य हमारा पूरा स्पष्ट हो जाता है। और ये सभी कारक विभक्ति हमारी क्रिया पर निर्भर होती हैं, और ये सभी कारक विभक्ति हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगती है।
मेरे भाई ये जितने भी कारक विभक्ति है ना, ये सभी के सभी कारक विभक्ति संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगती हैं। और ये बात मेरे भाई ध्यान देना कि इन्हीं कारक विभक्ति की सहायता से हमारा कोई भी वाक्य स्पष्ट रूप से बनता है। अब ये मेरे भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो बस आपको मेरे संग मेरे भाई मेरे साथ साथ आपको 2-3 पॉइंट आपको नोट करनी है, वो मेरे साथ साथ आपको नोट करनी है। ठीक है, चलिए मेरे भाई ध्यान से समझिए। सबसे पहला पॉइंट है ये कि आपको मेरे संग मेरे भाई पॉइंट नोट करते रहना है। ठीक है, कि कारक विभक्ति जो होती है, ठीक है, आपको क्या नोट करना है मेरे भाई कि जो हमारी कारक विभक्ति होती है ना, जो हमारी कारक विभक्ति होती है वो मेरे भाई सदैव, ऐसे लिख देना मेरे भाई, आपको समझ में आएगा। जो हमारी कारक विभक्ति होती है ना, वो सदैव संज्ञा और सर्वनाम के बाद आती है। जो भी कारक विभक्ति होती है मेरे भाई ना, वो संज्ञा के बाद आती है, संज्ञा के बाद आती है और सर्वनाम के भी बाद आती है। ठीक है, जो हमारी कारक विभक्ति होती है वो सदैव संज्ञा और सर्वनाम के बाद आती है। कहां आती है मेरे भाई? संज्ञा और सर्वनाम के बाद आती है। बात आपको समझ में आ रही है मेरे भाई? एक एक शब्द के अर्थ मेरे भाई समझना कि जो हमारी कारक या विभक्ति होती है ना, ये सदैव संज्ञा और सर्वनाम के बाद आती है। इस लाइन का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए, इससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद ही आएगा जो हमारी कारक विभक्तियां होती हैं। अभी हम बाद में चर्चा करेंगे मेरे भाई कि कारक विभक्ति कितने प्रकार की होती हैं। ये भी सीखेंगे कि कर्ता ने कर्म को करर से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के राडे, इनका अर्थ क्या होता है और कहां कहां हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूं उस चीज पे बस ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो मेरे भाई, एक वाक्य में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, 8 के 8 कारक हो सकते हैं। ऐसे लिखना मेरे भाई कि एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में मेरे भाई 8 कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। मेरे भाई ये चीज बस ध्यान देना है आपको कि जो ये लाइन में लिख रहा हूं, इस लाइन का एक अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। ठीक है, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक बात मेरे भाई ध्यान देना कि एक शब्द के एक ही कारक होते हैं। एक शब्द के एक ही कारक होते हैं, एक ही कारक होते हैं। ये कंफ्यूजन मत करना मेरे भाई, एक ही कारक होते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द के बाद सिर्फ एक ही कारक होगा, एक शब्द के बाद 2 कारक नहीं होगा। जैसे मेरे भाई बाण से, तो एक ही कारक का उपयोग किए हैं, यहाँ पे इसके बगल में दूसरे कारक का उपयोग हम नहीं किए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे बात मेरे भाई? तो यही बस आपको 2 पॉइंट नोट करनी है। और आपको यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूं कि कारक को ही विभक्ति कहते हैं, विभक्ति को ही परिसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे में हम सीखेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो यहां से आपको समझ में आया मेरे भाई कि टोटल कारक की परिभाषा क्या होती है और कारक क्या क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे कि कारक के भेद कितने होते हैं। अगले कंसेप्ट को मेरे भाई बड़ा ध्यान से देखना। आगे देखिए मेरे भाई, आप ये पूछोगे कि भैया कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर कारक के कितने भेद होते हैं, तो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको बस यही समझना है मेरे भाई, जो मोटा मोटी आपको जानना है कि कारक के टोटल कितने भेद होते हैं, कुल भेद कितने होते हैं, वो 8 भेद होते हैं। आपको ऐसे मेरे भाई लाइन बना देनी है। एक तरफ आपको विभक्ति लिखना है, एक तरफ आपको कारक का नाम लिखना है, एक तरफ आपको चिन्ह लिखना है, एक तरफ कारक की पहचान करने की आपको ट्रिक्स लिखनी है। ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन लिखना है, अष्टमी नहीं लिखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेरे भाई कारक का नाम लिखेंगे और उसके चिन्हों को लिखेंगे और उसकी पहचान हम कैसे करते हैं वो हम लिखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। जैसे देखो यहाँ पे प्रथमा में आता है हमारा कर्ता। क्या आता है मेरे भाई? कर्ता। और कर्ता को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये वाला तो एक बार और लिखना होता है। तो कर्ता, चिन्ह इसका क्या होता है मेरे भाई? ने। कर्ता का चिन्ह क्या होता है मेरे भाई? ने। तो कर्ता कहते किसको है? इसको पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसकी पहचान करने के लिए मेरे भाई हमेशा ध्यान देना, कर्ता उसे कहते हैं जो कार्य को करने वाला होता है। कार्य को करने वाला जो होता है वो हमारा कर्ता कहलाता है। जैसे इसमें कार्य कौन कर रहा है? श्री राम जी कर रहे हैं कि बाण कर रहा है कि रावण कर रहे हैं? तो आप बोलोगे भैया श्री राम जी काम कर रहे हैं, यानी श्री राम जी के संग क्या लगेगा? ने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके पहचानने के लिए हमेशा ध्यान देना कार्य को करने वाला होना चाहिए। दूसरा चीज ध्यान दीजिए, कर्ता ने। दूसरा होता है हमारा कर्म। ठीक है, और कर्म का चिन्ह मेरे भाई क्या होता है? को।
कर्म का चिन्ह क्या होता है मेरे भाई, कर्म के साथ को लगा हुआ होता है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, क्रिया जिस पर आश्रित रहे उसे हम कहते हैं कर्म। क्रिया हमारी जिस पर आश्रित होती है उसके संग लगा हुआ होता है को। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, किसने मारा, को। अब कर्म को पहचानने के लिए मेरे भाई ट्रिक क्या है, कर्म को कैसे हम पहचानते हैं, तो मेरे भाई ध्यान से समझना, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्या लिखना है मेरे भाई, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वही हमारा कर्म कहलाएगा। यानी मारा, कौन मारा गया है, रावण मारा गया। कौन मारा गया मेरे भाई, रावण मारा गया है, यानी रावण हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कर्म। और रावण के संग हम क्या उपयोग करेंगे, इसका चिन्ह लगाएंगे, को उपयोग करेंगे। तो क्रिया जिस पर आश्रित होती है वो मेरे भाई कर्म कहलाता है, और कर्म के संग हम क्या चिन्ह का प्रयोग करते हैं, को का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, और करण, तीसरा क्या होता है मेरे भाई, करण से। करण क्या होता है, से, या एक और शब्द का उपयोग हम करते हैं के द्वारा, के द्वारा। ये दोनों चिन्ह का उपयोग करते हैं मेरे भाई करण में। और ये करण हमको क्या बताता है मेरे भाई, साधन और वजह बताता है। ये क्या बताता है मेरे भाई, साधन व वजह बताता है। जो हमारा करण है वो हमारा क्या बताता है, साधन या वजह है। यानी किससे मारा, बाण से मारा, यानी मेरे भाई बाण से मारा, यानी ये साधन है, यह एक साधन है। बाण हमारा क्या हो गया मेरे भाई, कि माध्यम है। उस बाण के माध्यम से रावण को मारा गया है, इसलिए मेरे भाई वो बाण क्या हो जाएगा मेरे भाई, करण हो जाएगा। और करण के संग हम किसका प्रयोग करेंगे, सी, या इसके जगह पे हम के द्वारा का भी उपयोग कर सकते हैं। एक बार बोल के देखना मेरे भाई, श्री राम जी ने बाण के द्वारा रावण को मारा, ये भी तो बन सकता है। तो मेरे भाई हम करण के संग से का उपयोग करते हैं, और करण हमको साधन और वजह का, वजह, साधन और वजह का पता बताता है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, ध्यान से देखना। आगे देखिए मेरे भाई, अगली विभक्ति हमारी है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में मेरे भाई लिखना संप्रदान कारक। क्या लिखना मेरे भाई, संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक में हमारा जो चिन्ह होता है वो हमारा होता है को और के लिए, दोनों का उपयोग हम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे मेरे भाई जो को नहीं जानते होंगे, के लिए को जानते होंगे। तो संप्रदान का मतलब होता है के लिए। अब मेरे भाई देखो कि संप्रदान का उपयोग कहां करते हैं, संप्रदान का उपयोग करते हैं कि जिसके लिए कार्य किया जाए। संप्रदान का उपयोग कहां किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाए, वो हमारा संप्रदान कारक होता है, किया जाए। मैं आपको एक एक अर्थ करके बताऊंगा मेरे भाई, एक एक चीज को मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक एक कारक के उदाहरण बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि संप्रदान में क्या आता है, के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाए। जैसे श्री कृष्ण जी ने राधा के लिए बांसुरी बजाई, तो श्री कृष्ण जी ने किसके लिए कार्य किया, राधा जी के लिए कार्य किया। ये तो आसान सा बात हुआ। तो जिसके लिए कार्य किया जाता है वहां पे हमने को का उपयोग करते हैं और के लिए का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है, आगे देखो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान, क्या होता है, आपादान से। और ये जो से होता है ना, ये अलगाव के लिए होता है। किसके लिए होता है मेरे भाई, अलगाव के लिए। और इसकी ट्रिक क्या होती है कि जब एक चीज दूसरे से दूर हो रही है, इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है मेरे भाई, सभी लोग इसको जानते हो कि गंगा हिमालय से निकलती है। इसका मतलब है मेरे भाई कि जो गंगा है वो हिमालय से अलग हो रही है। जब अलग हो रही है मेरे भाई, तो वो वहां पे हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। इसलिए से का उपयोग कहां करते हैं, अलगाव के लिए करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध। ठीक है, संबंध। अगला क्या है मेरे भाई, संबंध। ठीक है, संबंध में कौन कौन सी चीज आते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो कभी भी मेरे भाई ध्यान देना, संबंध में कुल कितने चिन्ह होते हैं, 9 होते हैं। 3 3 6 3 9। ध्यान देना, मैं जो आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। 3 3 6 3 9। संबंध में होता क्या है कि एक पद दूसरे पद में संबंध जोड़ता है, एक पद दूसरे पद में संबंध जोड़ता है। ठीक है, संबंध जोड़ता है। अब इसका मतलब क्या होता है भैया, जैसे राम की बहन सुंदर है, तो राम की बहन मतलब राम की बहन, उसमें की शब्द आया है,
यानी कि किसको जोड़ रहा है, राम और बहन को, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए वहां पे जब एक पद दूसरे पद में जुड़ाव का भाव बोध होता है, वहां पे हम का के रारी रे नानी ने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने खाना खाया, ठीक है, तो मैं ने उसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे, वो मेरा और खाने से संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए कहेंगे वहां पे कौन सा संबंध है, वहां पे संबंध कारक का उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखो, संबंध का के रे रारी रे। ठीक है, अधिकरण में पर, अधिकरण क्या होता है मेरे भाई, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में और पर आता है। अधिकरण में होता क्या है, इसकी ट्रिक क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम के स्थान बताता है, संज्ञा व सर्वनाम का स्थान बताता है, स्थान बताता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के स्थान को दर्शाता है हमारा अधिकरण। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। जैसे मैं आपके सामने एक अच्छा सा उदाहरण लेकर रखता हूं कि मैं पेड़ पर बैठा हूं, तो मैं कहां बैठा हूं, पेड़ पर बैठा हूं, ये मेरा स्थान है। मैं पेड़ पर बैठा हूं तो वो मेरा क्या है, स्थान है। जैसे मैं आपके सामने एक और उदाहरण बताता हूं, जैसे मैं पहाड़ पर चढ़ा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मेरा स्थान कहां है, पहाड़ पर है। तो संज्ञा और सर्वनाम का स्थान जहां बताता है मेरे भाई, वो चीज कहलाता है अधिकरण कारक। और संबोधन का मतलब होता है, यहाँ पे संबोधन में संबोधन ही होता है। ठीक है, और संबोधन का होता है हे हो, हे ओ, अरे भी हो सकता है, हे हो, हे ओ अरे, बात समझ में आ रही है। और इसमें किसी को संबोधित किया जाता है, किसी को, ओ वहां क्या बैठे हो, अरे मैंने ये गलती कर दी। तो ये सब मेरे भाई क्या होता है, किसी को संबोधित किया जाता है, किसी को जब संबोधित किया जाता है तो वो संबोधन कारक होता है। वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, संबोधन कारक का उपयोग किया जाता है। तो मेरे भाई हम एक एक चीज का उदाहरण, कुछ बेसिक उदाहरण भी आपको मैं सिखाऊंगा मेरे भाई। प्रथमा के उदाहरण, द्वितीय के उदाहरण, तृतीया के उदाहरण, चतुर्थी के उदाहरण, पंचमी के उदाहरण, षष्ठी के, सप्तमी के, अष्टमी संबोधन के। तो हम एक एक करके सबके उदाहरण पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, और हर एक कारक विभक्ति को बढ़िया तरीके से जानेंगे कि मेरे भाई एक भी कंसेप्ट हमारा यहां से छूटना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है मेरे भाई। ठीक है, हमेशा मन में ध्यान देना, एक बार मन में से रिवाइज करते रहना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है वो अरे। ठीक है, क्लियर हो यहां तक बात। आगे देखिए मेरे भाई, हम लोग अब शुरुआत करने वाले हैं कर्ता कारक को, ध्यान से देखिए। चलिए मेरे भाई, हम लोग अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कारक और हमारे सामने है वो है कर्ता कारक। ठीक है, ध्यान देना। कर्ता कारक में हमारे पास, हमने आपके यहाँ पे कुछ बहुत सारे उदाहरण लिए हैं। आप इसमें बताना मेरे भाई कि इसमें कर्ता कारक क्या क्या है। तो आप बोलोगे कि भैया आपने हमको सिखाया था कि कर्ता कारक में क्या आता है, जो उसका चिन्ह आता है ने आता है। यानी किसी भी वाक्य के अंदर यदि ने हमको दिख गया तो वो होगा कर्ता कारक, यानी वो कर्ता का ही कार्य करेगा। जैसे किसने रोटी बनाई, राकेश ने, तो ने हमारा क्या हो गया मेरे भाई, कर्ता कारक का चिन्ह हो गया। रोहन ने, किसने पत्र लिखा मेरे भाई, रोहन ने, तो ने हमारा शब्द जो होगा वो किसको दर्शाएगा मेरे भाई, कर्ता कारक के चिन्ह को दर्शाएगा। सुरेश ने दूध पिया, तो सुरेश ने का मतलब हो गया मेरे भाई किसने, सुरेश ने, तो ने हमारा क्या हो गया मेरे भाई, कर्ता कारक हो गया। किसने रोटी बनाई, बबीता ने बनाई, तो जो हमारा ने होगा वो कर्ता कारक का चिन्ह होगा। लेकिन मेरे भाई ये आप जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करोगे जिसमें ने भी ना दिखाई दे। आपके सामने जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि जब ने नहीं दिखाई दे, जैसे चंद्रमा चमकता है, लड़की स्कूल जाती है, सीता गाना गाती है। अब इन तीनों वाक्यों को देखिए मेरे भाई, क्या इसमें ने दिखाई दे रहा है, इसमें भी ने नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी ने नहीं दिखाई दे रहा है, और इसमें भी ने नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब रही बात यह है कि क्या ये कर्ता कारक है कि नहीं है। तो मेरे भाई एक ही चीज ध्यान देना, मैंने आपसे एक ट्रिक लिखवाई थी कि कर्ता कारक उसे कहते हैं जो कार्य को करने वाला होता है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में देखो मेरे भाई कि यहाँ पे चंद्रमा कार्य कर रहा है, यहाँ पे लड़की काम कर रही है, यहाँ पे सीता काम कर रही है। इसलिए कोई भी वाक्य हो मेरे भाई जिसमें कोई भी कार्य कर रहा हो, वहां पे कर्ता कारक छिपा हुआ होता है। तो ऐसे मेरे भाई लिख देना कि यहां पर कर्ता कारक छुपा हुआ है। ऐसे वाक्य मेरे भाई क्या आते हैं, अपवाद के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे हर एक घरों में अपवाद होते हैं,
उसी तरह मेरे भाई ऐसे भी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो अपवाद में आते हैं। तो यहाँ पे कर्ता कारक छुपा हुआ है। क्या है? छुपा हुआ है। ठीक है। और ऐसे सब कारकों को मेरे भाई क्या क्या कहते हैं? शून्य कारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? ऐसे सब कारकों को क्या कहते हैं? जहां कारक हमारा छिपा हुआ होता है, ऐसे कारकों को हम लोग शून्य कारक कहते हैं। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? आप एक एक एग्जाम्पल मेरे भाई अपने संग मेरे संग आप बना के दिखाइए मेरे भाई। ठीक है। शून्य कारक या अप्रत्यक्ष कारक भी कहते हैं। शून्य कारक या अप्रत्यक्ष कारक भी कहते हैं। ये आप नोट कर लेना। ठीक है। अपने कॉपी पे मेरे भाई इसको भी नोट कर लेना, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है। एक एक वाक्य मेरे भाई हम लोग बना के देखेंगे कि क्या हम लोग को बना पाते। जैसे रोहन ने मिठाई बनवाई। रोहन ने मिठाई बनवाई। इसका मतलब ये हुआ कि रोहन किसने बनवाई? रोहन ने बनवाई। तो ने हमारा क्या हो गया मेरे भाई? एक कर्ता कारक हो गया। अब यहां पे देखो मेरे भाई, एक ऐसा वाक्य लेना है जिसमें ने नहीं मला हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आपका नाम क्या है? आपका नाम मान लेते हैं कि आपका नाम सूरज है। बहुत सारे लोगों का नाम सूरज होता है। जैसे यहां पे लिख देता हूं सूरज टहल रहा है। टहल रहा है। तो कार्य कौन कर रहा है? सूरज कर रहा है। सूरज जब कर रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे ने हमारा क्या है? छिपा हुआ है। और छिपने के कारण ये हमारा शून्य कारक होगा या अप्रत्यक्ष कारक होगा, और ये कर्ता कारक ही होगा, क्योंकि कार्य टहलने का कार्य कौन कर रहा है? सूरज ही कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यही मेरे भाई इसके अपवाद है। और ये मेरे भाई अगर डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा तो वो कर्ता कारक होगा, और ये इसके अपवाद है। अपवाद के 2 लाइन बस मेरे भाई लिख लो, आपको इससे ज्यादा कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्म कारक की ओर चलते हैं। अगले कारक की ओर देखिए मेरे भाई, हमारा जो दूसरा कारक है वो है कर्म कारक। ठीक है। और कर्म कारक के अंतर्गत क्या आता है मेरे भाई? को आता है। ठीक है मेरे भाई, आपको ये 3-4 उदाहरण बस आपको लिखना है ताकि आपको ये समझ में आए कि मेरे भाई कौन से उदाहरण में क्या क्या ट्रिक है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, आपको यही 5 बस वाक्य आपको ध्यान से देखना है। ठीक है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, माता जी कपड़ों को धो रही हैं। तो इसमें जो हमारा है, जो धोने का काम है वो किस पे आश्रित है? जिस पर हमारे क्रिया का प्रभाव पड़े वो हमारा होता है कर्म कारक। तो धोने का काम किसका है? कपड़ों का है। इसलिए हमको हमारा क्या हो गया मेरे भाई? कर्म कारक हो गया। किसको दे दिए? धोबी को दे दिए। तो ये हमारा क्या होगा? कर्म कारक होगा। आप बोलोगे भैया कि इसमें ने भी तो कारक है। अगर एग्जाम में मेरे भाई दोनों दे दिया, ने भी मिल गया, को भी मिल गया, तो हम इसमें कौन सा टिक मारेंगे? यदि आपको कोई एक वाक्य दे दिया गया और इसमें दोनों आपको कारक दिख रहा है, तो कौन सा टिक मारेंगे मेरे भाई? जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो जिसको भी पूछा जाएगा उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, यानी इसी को हमें बताना है। तो अगर इसको अंडरलाइन कर देगा तो ये हमारा कर्म कारक होगा, इसको अंडरलाइन कर देगा तो ये कर्ता कारक होगा। ठीक है। देखो बड़ों को सम्मान देना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा को दिख गया, यानी ये हमारा कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। अध्यापक ने छात्रों को पीटा, तो को हमारा क्या होगा मेरे भाई? कर्म कारक होगा। लेकिन इसमें तो को नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, यदि दिशा की बात की जाए तो वहां पे कर्म कारक होता है। ये बात मेरे भाई ऐसे नोट कर लेना कि जब भी दिशा की बात की जाए वहां पे हमारा कर्म कारक होता है। ठीक है। जैसे चारों ओर, दोनों ओर, पांचों तरफ, सभी तरफ, तो ये हमारा कौन सा कहलाता है मेरे भाई? कर्म कारक होता है। जैसे हमारे घर के चारों ओर बगीचा है, तो चारों ओर की बात की जा रही है, यानी दिशा की जब बात की जा रही है तो वहां पे कर्म कारक होगा। ये अपवाद है मेरे भाई, इसको ट्रिक में लिख लेना कि जब भी दिशा की बात की जाए उससे कर्म कारक वहां पे होता है। एक उदाहरण इसका बना के दिखाइए। जैसे मेरे भाई क्या हो गया? सड़क के दोनों ओर वृक्ष है। तो सड़क के दोनों ओर, तो जब दोनों ओर आ गया मेरे भाई, तो ये दोनों ओर किसको दर्शाएगा मेरे भाई? कर्म कारक को दर्शाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है मेरे भाई, एक चीज हमेशा ध्यान देना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो है को में। अब मैं आपको देखो मेरे भाई कंफ्यूजन पॉइंट बताता हूं। ठीक है। कंफ्यूजन पॉइंट बताता हूं कि वो कौन सा कंफ्यूजन पॉइंट है। ठीक है। कंफ्यूजन पॉइंट में आपको बताता हूं मेरे भाई, क्लास में आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। आपको यदि कठिन लग रहा हो, आपको यदि बहुत आसान लग रहा हो, तो मैं आसान आसान शब्दों को बताता हूं, को घेर के ऐसे ऐसे में चला जाता। लेकिन मैं आपको उस लेवल का बताऊंगा मेरे भाई जिस लेवल से आपका कोई भी कंपटीशन का तैयारी हो पाए। ठीक है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो पाए, कोई भी परीक्षा की तैयारी हो पाए, चाहे आप बोर्ड में हो मेरे भाई, चाहे आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो,
आपका कोई भी बोर्ड आपका मेरे भाई निकल जाएगा, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा मेरे भाई कि किस लेवल का ये क्लास है। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे है माँ ने धोबी को कपड़े दिए, तो मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई कि कर्म कारक में भी को आता है और संप्रदान कारक में भी को आता है, संप्रदान कारक में भी को आता है। ठीक है, अब इन दोनों का उपयोग कहां करते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखो। इस को का उपयोग वहां करते हैं जहां वस्तु को वापस ले लिया जाए, वस्तु को वापस ले लिया जाए, वापस ले लिया जाए। और इस को का उपयोग कहां करते हैं, वस्तु को वापस न लिया जाए, न लिया जाए। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, मैंने आपको कोई वस्तु दिया और आपसे कोई वस्तु ले लिया। जैसे मैंने तुमको पुस्तक दिया, फिर तुमसे पुस्तक ले भी सकता हूं, लेकिन यदि वस्तु को वापस न लिया जाए वहां पे संप्रदान कारक होगा। जैसे राजा ने गरीबों को दान दिया, राजा ने गरीबों को दान दिया, तो गरीबों को दान दिया मेरे भाई, यहाँ पे को शब्द का उपयोग किया हूं। इसका मतलब मेरे भाई समझना कि राजा फिर गरीब से तो लेकर फिर आएगा नहीं, एक बार दान दिया तो दोबारा उस गरीब से तो लेगा नहीं। तो यही कहने का मतलब है कि जब एक बार वस्तु दे दी जाती है हमेशा हमेशा के लिए, तो वहां पे होता है संप्रदान कारक होता है। जब वस्तु को फिर से यदि वापस मुझे लेना, यानी माता ने धोबी को कपड़ा दे रही है, तो जरूर है कि धोबी भी कपड़ा साफ करके माता को दे देगा, इसलिए ये ले सकती है। और जहां वस्तु दोबारा लिया जा सकता है वहां पे कर्म कारक होगा, और जब वस्तु कभी नहीं ली जाती है वहां पे संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अगले कारक की ओर चलते हैं मेरे भाई, करण कारक की ओर देखिए। आगे देखिए मेरे भाई, जो हमारा अगला कारक है वो है करण कारक। ठीक है, अब करण कारक में क्या होता है मेरे भाई, इन सब वाक्यों में हमारे पास से दिखाई देता है और के द्वारा दिखाई देता है। तो मेरे भाई जैसे मेरे भाई ध्यान से देखना, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, किसके द्वारा स्कूल जाते हैं, बस के द्वारा स्कूल जाते हैं। तो ये मेरे भाई जो हमारा से है ये हमारा क्या होगा, करण होगा, करण कारक होगा। सुषमा हाथ से पत्र लिखती है, किसके द्वारा पत्र लिखती है, हाथ के द्वारा पत्र लिखती है, मतलब ये जो हमारा होगा से ना, ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, ये हमारा करण कारक होगा। बच्चों के द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा, तो किसके द्वारा किया जाएगा, बच्चों के द्वारा। तो जो के द्वारा होता है और से होता है, ये हमारा कौन सा कारक होता है मेरे भाई, करण कारक होता है। मोहन के द्वारा कविता सुनाई गई, तो यहाँ पे जो हमारा के द्वारा है वो हमारा क्या होगा मेरे भाई, करण कारक होगा। इसी तरह मेरे भाई आप दो ऐसे वाक्यों को अपने से खुद से बना के ऐसे चेक कीजिए, क्या मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, हर एक जगह अपवाद होते हैं मेरे भाई, यहाँ पे भी अपवाद है। जैसे वह लंगड़ा है, वह गूंगा, तो जब भी अंग भंग की बात की जाती है मेरे भाई वो करण कारक में होते हैं। यहाँ पे ऐसे नोट कर लेना मेरे भाई कि जब भी अंग भंग की बात की जाए, जब भी अंग भंग की बात की जाए, वह गूंगा है, वह लंगड़ा है, वह अंधा है, वह बोलता नहीं है, अंग भंग की बात की जाए तो वहां पर करण कारक होता है। जब भी समय की बात की जाए, जैसे अभी 8 बजे है, आज सोमवार है, सुबह हो गई है, तो मेरे भाई जब भी ऐसे वाक्य आपको दिखाई देते हैं तो ये भी मान के चलना मेरे भाई कि ऐसे भी वाक्य क्या होते हैं, करण कारक होते हैं। ऐसे भी वाक्य क्या होते हैं, करण कारक होते हैं, क्योंकि इन सब कारक में यदि समय दिया हो तो मेरे भाई ये सब क्या होते हैं, करण कारक होते हैं। अभी 8 बजे है, आज सोमवार है, सुबह हो गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये दो अपवाद है मेरे भाई, इनको नोट करना। ऐसे जैसे जैसे मैं लिखा हूं मेरे भाई ना, ऐसे ऐसे ही आपको नोट करनी है, ताकि आपको भी ऐसे अपने फेयर पे भी पता चले ये अपवाद है। ठीक है, आपको भी अपने फेयर पे पता चले मेरे भाई कि नहीं वास्तव में करण कारक क्या होते हैं। मैं बहुत ही आसान आसान उदाहरण भी लिखा हूं और जो अपवाद है उनको भी लिखा हूं। अब इस दुनिया में जितने भी वाक्य होंगे मेरे भाई आपके सारे वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, अगले कारक की ओर चलते हैं। चौथे नंबर का कारक हमारा है संप्रदान कारक। अगला देखिए मेरे भाई, हमारे पास जो अब इस समय जो कारक है वो हमारा है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक में दो चीज आते हैं, एक को आता है, एक के लिए आता है। को हम तभी उपयोग करते हैं जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दे देते हैं, तब वहां पे को का उपयोग करते हैं। आइए मेरे भाई इसके हर एक कंसेप्ट को सीखते हैं। आपको मैं 4 वाक्य बताऊंगा ना, इस चारों वाक्यों से आप समझ जाएंगे मेरे भाई कि संप्रदान कारक क्या होता है। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रही हूं, तो एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पे जब आश्रित, जब किसी और के लिए कोई काम किया जाता है तो वहां पे क्या होता है मेरे भाई, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जैसे मैं किसके लिए बना रही हूं, दिनेश के लिए बना रही हूं, तो मैं दिनेश पर
अपने कार्य को कर रही हूं। जैसे मैंने आपसे एक चीज बोला था ना कि प्रभु कृष्ण जी राधा के लिए, मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि कृष्ण जी राधा के लिए बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण जी राधा के लिए बांसुरी बजा रहे हैं, तो कृष्ण जी किसके लिए बजा रहे हैं? राधा के लिए बजा रहे हैं। तो एक वाक्य मेरे भाई, एक शब्द दूसरे पर जब कोई लागू होता है यानी आश्रित होता है मेरे भाई, वहां पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे प्रभु श्री राम ने सीता जी के लिए धनुष तोड़ा, तो किसके लिए तोड़ा मेरे भाई? सीता जी के लिए तोड़ा। तो ये वाक्य हम, ये शब्द क्या होगा मेरे भाई? संप्रदान कारक होगा। राजा ने भिखारी को दान दिया, हमेशा के लिए दान दे दिया मेरे भाई, उसे वापस नहीं लेगा। जब वापस नहीं लेगा तो वहां पे ये कौन सा कारक में जाएगा? संप्रदान कारक में। भगवान के वास्ते जाने दो, हमेशा ध्यान देना मेरे भाई कि के वास्ते आ गया, के वास्ते आ गया या के शब्द से, के शब्द से कोई भी वाक्य हो, के नतीजे हो गया, के नतीजे भी हो सकता है, के नतीजे भी हो सकता है। तो इन सब वाक्यों में कौन सा कारक होता है मेरे भाई? संप्रदान कारक होता है। ऐसे नोट बना के इसे लिख लो, ये मेरे भाई अपवाद है, ठीक है। कृष्ण जी राधा के लिए बांसुरी बजा रहे हैं, तो कृष्ण जी किसके लिए बजा रहे हैं? राधा जी के लिए बजा रहे हैं। जब किसी और के लिए कार्य किया जाए तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? यही चीज मेरे भाई आपको क्या करनी है? ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, संप्रदान कारक हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपादान कारक में। आगे देखिए मेरे भाई, सब कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोल देना हाँ भैया हमको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। आप क्लास को बस कंटिन्यू करिए, ठीक है मेरे भाई। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो चीज हमेशा के लिए मेरे भाई आपके लिए जरूरी होगा, इस बात का आप लोग ध्यान देना, ठीक है। क्लियर हुआ मेरे बात? एक एक शब्द को मेरे भाई हम अच्छे तरीके से सीखेंगे ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जब मेरे भाई कंफ्यूजन जहां होता है वहीं पे हमारा नंबर कम होता है, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और हर एक चीज को हम लोग ध्यान से और सावधानी से सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हिमालय से गंगा निकलती है। अपादान कारक में क्या होता है मेरे भाई? से यानी अलगाव की बात की जाती है। जब मेरे भाई एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, जब ये दूर जाती है ना आपस में, जब भी ये दूर होती हैं तब वहां पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है, ठीक है। और जब ये पास आती है ना तो करण कारक होता है, ठीक है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से जो गंगा है ये दूर जा रही है कि नहीं जा रही है? भाई हिमालय तो यहीं पे है, गंगा तो ऐसे दूर जा रही है बह के। तो मेरे भाई जब हिमालय से गंगा निकलती है तो ये दूर हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो ये पेड़ होगा, ये पत्ते हो गए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी दूर हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे? अपादान कारक होगा। वह बस से उतर रहा है यानी बस यहीं पे है, मैं बस से उतर के ऐसे जा रहा हूं। मान लेते हैं मेरे भाई ये बस है और बस से उतर के मैं ऐसे जब जा रहा हूं तो ये बस से मैं दूर हो रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा? अपादान कारक होगा। उसके हाथ से घड़ी छूट गई, मतलब हाथ में ऐसे पकड़े हो, घड़ी छूट गई, तो हाथ से घड़ी दूर जा रही है। जब कोई वस्तु दूर जाती है तो भी वहां पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो मेरे भाई मेरा घर यहाँ पे है, ठीक है, और यहां से मैं कहां जा रहा हूं? दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। यहां से मैं कहां जा रहा हूं मेरे भाई? दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं यहां से दिल्ली जा रहा हूं तो अपने घर से दूर जा रहा हूं ना, तो जब भी दूरी की बात की जाए मेरे भाई, जब भी दूरी की बात की जाए, जब भी दूरी की बात हो वहां पे कौन सा कारक होगा मेरे भाई? अपादान कारक होगा। इसे नोट कर लेना। सीमा सचिन से सुंदर है, यानी ये मेरे भाई हो गई सीमा और ये हमारे हो गए सचिन साहब। सीमा सचिन से सुंदर है यानी सीमा इससे तुलना कर रही है, यानी इससे अलगाव की बात कर रही है। मतलब मैं यदि आपसे यही कहूं कि आप मुझसे ज्यादा शिक्षित हैं, तो मेरे भाई आप मुझसे तुलना कर रहे हो, आप मेरे से अलगाव की बात कर रहे हो। तो ऐसे सब वाक्यों में मेरे भाई क्या होता है? जब अलगाव की बात होती है तो भी ऐसे वाक्य क्या होते हैं? ऐसे सब वाक्य मेरे भाई क्या होते हैं? अपादान होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? अपादान होते हैं। हमेशा के लिए मेरे भाई ध्यान रखना कि जब भी दूरी की बात हो, जब भी अलगाव की बात हो, ऐसे वाक्य क्या होते हैं? अपादान कारक होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात मेरे भाई? ये हमारा हो गया पांचवा अपादान कारक। और इसके बाद अगला कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, यानी अगले बात में चलते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रे यानी संबंध के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए मेरे भाई, अगला जो हमारा कारक है वो है हमारे पास संबंध कारक। अब ये संबंध कारक क्या है मेरे भाई? संबंध कारक का मतलब है जिसमें हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पे लिखा नहीं है, ये चीज ध्यान देना, इसमें 9 टोटल चिन्ह होते हैं, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी।
ठीक है, आपको यहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे भाई राम का भाई दौड़ रहा है, जब एक पद दूसरे पद का मेरे भाई संबंध बताते हैं वहां पे संबंध कारक होता है। जैसे ये राम है और ये राम का भाई है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मेरे भाई राम है, राम का भाई है, इन दोनों के बीच में एक संबंध जोड़ रहा है मेरे भाई का, राम का भाई। डायरेक्ट हम इसका नाम तो बोल सकते थे सूरज था, महेश था, लेकिन इन दोनों के बीच में हम संबंध लगा के बोल रहे हैं, यानी राम का भाई। मैं चाहता तो इसी का नाम नहीं बोल देता कि सुरेश दौड़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे संबंध लगा रहा हूं कि राम का भाई दौड़ रहा है। इसका मतलब है मेरे भाई कि यहाँ पे संबंध की बात की जा रही है, यानी ये जो का है ये हमारा कौन सा है, संबंध कारक है। ठीक है, ये मनीषा की पुस्तक है, यानी मनीषा का संबंध उस पुस्तक से जोड़ा जा रहा है, यानी ये की भी हमारा क्या होगा मेरे भाई, ये होगा ये संबंध कारक। तुम्हारा भाई अच्छा है, तो यहाँ पे मेरे भाई जो रा लगा हुआ है ना, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, यानी जो रा शब्द लगा है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो अर्थों को जोड़ रहा है, दो पदों को जोड़ रहा है, इसलिए ये जो रा है ये मेरे भाई क्या कहलाएगा, संबंध कारक है। अपनी बहन के जैसे औरों को भी इज्जत दीजिए मेरे भाई, तो यहाँ पे जो अपनी में जो नी लगा है ना, जो अपनी में नी लगा है, मैं बोला हूं ना का की के ना नी ने भी होता है, तो जो नी लगा है मेरे भाई वो भी हमारा क्या है, संबंध कारक है। ठीक है, आपकी बोली अच्छी है, यहाँ पे की शब्द क्या है, ये मेरे भाई क्या है, संबंध कारक है। मेरे भाई ये 5 एग्जाम्पल यदि आप इसे रट लोगे या इसे देख लोगे ना, यकीन मानना कोई सा भी एग्जाम्पल यदि आपके सामने आता है तो हर एक एग्जाम्पल का बेहतरीन से आप उत्तर देने के लिए तैयार रहोगे। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलोगे हाँ भैया अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। ये चीजें मेरे भाई पांचों चीज ये संबंध कारक है, इसे ध्यान से थोड़ा अच्छे से इसे नोट करना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अधिकरण क्या होते हैं, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम का स्थान कैसे पता चलता है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, वो भी कंसेप्ट बहुत आसान है। उसके बाद संबोधन है, उसके बाद ये क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेरे भाई हमारे पास है अधिकरण कारक, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम के स्थान को बताता है, और एक हमने यहाँ पे भी एडजस्ट कर दिया मेरे भाई संबोधन को भी। ठीक है, ध्यान से देखिए, अधिकरण क्या है, स्थान बताता है। जैसे मेरे भाई बंदर डाल पर बैठा है, बंदर कहां पर बैठा है, डाल पर बैठा है, यानी बंदर का जो सिचुएशन है ना, मान लो ये डाल है मेरे भाई, और इस डाल पे क्या है, एक मंकी बैठा हुआ है। ठीक है, एक डाल पे क्या बैठा हुआ है मेरे भाई, मंकी बैठा हुआ। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि इस बंदर की सिचुएशन क्या है, कि ये बंदर डाल पे बैठा हुआ है। तो जब भी मेरे भाई में और पर आप लगाओगे किसी भी वाक्य में ना, तो उसकी स्थिति बताता है, उसका जगह बताता है। जैसे बंदर कहाँ बैठा है, डाल पर बैठा, तो ये पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अधिकरण कारक। मछली पानी में रहती है, तो मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, यानी पानी उसका लोकेशन हो गया, पानी उसका क्या हो गया, जगह हो गया। किताब मेज पर रखी, यानी किताब की लोकेशन कहाँ है मेरे भाई, मेज पर है। मेरे कान पर मक्खी बैठी है, मतलब मक्खी कहाँ है, मेरे कान पर बैठी, यानी कान पर उसका लोकेशन हो गया। ठीक है, आकाश में बहुत सारे तारे हैं, तो कहां पर तारे हैं, आकाश में, आकाश में उसका लोकेशन हो गया। तो ये मेरे भाई कोई भी संज्ञा और सर्वनाम का क्या बताता है, स्थिति बताती है। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए मेरे भाई वो हमें पढ़ना है संबोधन कारक। ठीक है, जैसे में देखिए मेरे भाई संबोधन कारक में क्या है, हे राम, यह क्या हो गया, अंदर से एक आवाज निकलती है, उसे हम कहते हैं संबोधन कारक। जैसे आप बोले हे राम ये क्या हो गया, जैसे अरे आप सफल हो गए, या कैसे कहें, हे भगवान कुछ तो दया करो यार, वाह तुम सफल हो गए। तो बोलने का अलग अलग तरीका होता है, हमारे हृदय से निकलती है जो चीज बातें एकाएक निकलती है। और न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, तो हम अपने देश के प्रति समर्पित रहेंगे, अपने देश के ही भलाई के बारे में सोचेंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो यहीं पे मेरे भाई कारक विभक्ति हमारी पूरी खत्म होती है। और कैसे लगी आपको क्लास मुझे जरूर बताना। हमने आपको पूरा यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्लियर कराने की कोशिश की है कि आपका एक एक चीज समझ में आए मेरे भाई कि कारक विभक्ति के क्या क्या उपयोग होते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।